यह है एक अर्थ स्क्रैपर, जमीन के अंदर बनने वाली 65 फ्लोर्स की बिल्डिंग। अनलाइक स्काई स्क्रैपर्स जो जमीन के ऊपर बनाए जाते हैं, ये लिटरली जमीन खोदकर नीचे पाताल में बनते हैं। मानो जैसे एक स्काई स्क्रैपर को उल्टा करके धरती के अंदर गाड़ दिया हो। मगर यही अर्थ स्क्रैपर्स बहुत ही जल्दी हमारा घर बन सकते हैं। यह है दुनिया की वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल सिटीज और मेरी पर्सनल फेवरेट भी, द सिटी ऑफ लव, पेरिस। मगर पता है यहां पर एक घर खरीदना हो तो कितने पैसे लगेंगे? 1 लाख रुपए पर स्क्वायर फीट ऑन एन एवरेज। जैसे ये देखना, एक एवरेज सा पेरिस का घर सिर्फ 498 स्क्वायर फीट 7.5 करोड़ का बिक रहा है। मगर सबसे इंटरेस्टिंग बात पता है, पेरिस में 100 में से 26 फ्लैट्स तो खाली पड़े हुए हैं। इसी वजह से 105 किलोमीटर के छोटे से शहर में पर किलोमीटर 20,000 लोग रहते हैं और 2.9 लाख रुपीस पर मंथ कमाने के बाद भी इन करोड़ों के घर को अफोर्ड नहीं कर पाते और छोटे छोटे फ्लैट्स में रेंट में रहते हैं। अब फ्रांस के और कई यूरोपियन सिटीज में आपने यह भी देखा होगा कि ऊंचे स्काई स्क्रैपर्स भी नहीं बनते। ये बाय लॉ है उन सिटीज के हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस को बचाने के लिए, और इसीलिए स्पेस और ज्यादा प्रीमियम हो जाता है। मगर दूसरी तरफ ये देखना, फ्रांस का पूरा सेंटर तो लिटरली खाली पड़ा हुआ है। अब पता है सबसे कंसर्निंग बात क्या है कि पेरिस कोई इकलौता शहर नहीं है जहां पर ऐसा देखने मिल रहा है। लंदन, बार्सिलोना, म्यूनिक, स्टॉकहोम जैसे पूरी दुनिया के टॉप सिटीज में हाउसिंग ऑलरेडी अनअफोर्डेबल हो चुका है। I started to feel the price is going up in just a few months. 156 euros last month, and that is as much as we spend on food for 2 weeks. So we have to make sacrifices elsewhere. We never go to restaurants, and we don't buy biscuits or sweets for the children. I've had to take on a second job. My family, my 1-year-old baby, we're facing homelessness and we've got nowhere to go. For me, it's not easy, you know. सिटीज इतने ओवर पॉपुलेटेड होते जा रहे हैं कि 4 करोड़ आबादी वाले टोक्यो शहर में तो लिटरली मेट्रोज में प्रोफेशनल पुशर्स को रखना पड़ रहा है भीड़ को ठिकाने लगाने के लिए। इंडिया में भी मुंबई और बैंगलोर की हालत तो आपको पता ही है। इस रिपोर्ट के हिसाब से मुंबई में टॉप 5% अर्नर्स को 109 सालों तक सेविंग्स करना पड़ेगा मेन सिटी में बस एक घर खरीदने के लिए, और सारे मेजर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज तो मुंबई जैसे सिटीज में ही है। और इसीलिए यहां पर दुनिया का वन ऑफ द बिगेस्ट स्लम भी बन गया है धारावी, जहां पर 1 किलोमीटर के दायरे में 3.5 लाख लोग रहते हैं। 13 लोग इस कमरे में, 13 लोग। दुनिया भर में हालत इतनी खराब हो गई है कि यूनाइटेड नेशंस का ऑफिशियल डेटा बता रहा है कि पूरी दुनिया में 280 करोड़ लोग, यानी कि दुनिया की 40% आबादी या तो होमलेस है या तो ऐसे सब स्टैंडर्ड कंडीशंस में रह रहे हैं। और इसीलिए कई रिपोर्ट्स इस कंडीशन को सिर्फ ग्लोबल हाउसिंग क्राइसिस नहीं बल्कि एक ग्लोबल हाउसिंग इमरजेंसी बुला रहे हैं, क्योंकि यूनाइटेड नेशंस का ही प्रेडिक्शन है अगले 25 सालों में और 250 करोड़ लोग शहरों में ऐड होने वाले हैं, जिसका मतलब शहरों में जल्दी पूरी दुनिया का 70% पॉपुलेशन रहने लगेगा। मगर लैंड एरिया तो बिल्कुल लिमिटेड ही है, तो इस ग्लोबल प्रॉब्लम से आखिर कैसे बचा जाए? अब इंटरेस्टिंगली साल 2009 में मेक्सिको सिटी भी ऐसे ही एक यूनिक प्रॉब्लम को फेस कर रही थी। यह है ज़ोकालो स्क्वायर, एक 240 बाय 240 स्क्वायर मीटर्स की बड़ी सी खुली जगह मेक्सिको शहर के एकदम हार्ट में। यह खुला स्क्वायर मेक्सिको के इतिहास, कल्चर और पॉलिटिक्स में एक बहुत ही बड़ा रोल प्ले करता है, क्योंकि 15वीं सेंचुरी में स्पेनिश इन्वेडर हर्नन कॉर्टेस ने यहीं पर यहाँ के ओल्ड इनहैबिटेंट्स एस्टेक्स को हराकर अपने कैपिटल की स्थापना की थी। और इस जमीन के नीचे इवन आज तक एस्टेक सिविलाइजेशंस के कई हिस्टोरिकल रिमेन्स मौजूद है। मगर आज ये पूरा मेक्सिको सिटी का एरिया एक्सट्रीमली डेंसली पॉपुलेटेड हो चुका है। कई सेलिब्रेशंस में तो यहां पर पूरी दुनिया से लाखों लोग एक साथ जमा हो जाते हैं, मगर इनके रहने की जगह यहां पर बहुत ही लिमिटेड है। प्लस ये हिस्टोरिकल सिटी है, इसीलिए जस्ट लाइक यूरोप यहां पर भी 8 फ्लोर से लंबी बिल्डिंग बनाना अलाउड ही नहीं है। तो सवाल ये निकल कर आ रहा था कि कैसे एक शहर में जहां पर स्पेस ही नहीं है लाखों लोगों के रहने का इंतजाम किया जा सके। इस सवाल का जवाब एक नए उभरते कंस्ट्रक्शन कंपनी BNKR आर्किटेक्चुरा के क्रिएटिव फाउंडर एस्टेबान सुआरेज के पास था। उन्होंने कहा, अगर हम ऊपर नहीं जा सकते तो हम नीचे जाएंगे।
हम जमीन के नीचे एक 65 फ्लोर्स की एक बिल्डिंग बनाकर सभी शहरों के लिए एक नई मिसाल सेट करके दिखाएंगे। उन्होंने 2011 के एक स्काई स्क्रेपर कॉम्पिटिशन में बाकायदा एक पूरा मॉडल सिमुलेट करके भी दिखाया जो सारे मेजर चैलेंजेस को स्मार्टली एड्रेस कर रहा था। अब जब मैंने पर्सनली अपने टॉपिक सिलेक्शन के वक्त इसका ऑफिशियल डिजाइन देखा, आई वॉज लाइक वो, इसे कहते हैं ट्रूली आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग, 0 to 1 सोच, एंड आई हैड टू क्रिएट अ वीडियो ऑन दिस। इसे देखना, ये है ज़ोकालो स्क्वायर के ऊपर का एरिया और ठीक उसी के नीचे एक इन्वर्टेड पिरामिड की शेप में बसेगा ये 65 फ्लोर्स का अर्थ स्क्रैपर। अच्छा, ये बीच में एक बड़ा सा एम्प्टी सा एरिया आपको दिख रहा है, ये होगा लाइट वेल। ये जानबूझकर खाली छोड़ा जाएगा सनलाइट को नीचे के लेयर्स तक पहुंचने देने के लिए। सो बेसिकली इस डिजाइन से 4 बड़े प्रॉब्लम्स इमीडिएटली सॉल्व हो जाते हैं। नीचे तक सनलाइट आराम से पहुंचेगी, साथ में ये देखना ऊपर का एरिया एक फ्लैट ग्लास फ्लोर का बना होगा जहां पर लोग एज यूजुअल चल फिर सकते हैं, यानी कि ये स्पेस बिल्कुल एम्प्टी रहेगा और इसे भी यूज किया जा सकता है, जैसे वहां पर पार्क्स बनाए जा सकते हैं, पब्लिक गैदरिंग्स और इवेंट्स भी कंडक्ट किए जा सकते हैं। अब मेन बिल्डिंग में ये लेफ्ट और राइट साइड में बसेंगे सारे रेसिडेंशियल और कमर्शियल स्पेसेस, और देखो लॉबीज पूरा ग्रीनरी से कवर्ड होगा। सो जितना हो सके एक नॉर्मल ह्यूमन लाइक एक्सपीरियंस जमीन के नीचे 300 मीटर नीचे तक क्रिएट किया जाएगा, विच मीन्स नो अनयूजुअली क्लॉस्ट्रोफोबिक फीलिंग। यहां पर पहले के 10 फ्लोर्स में तो सिर्फ म्यूजियम्स और हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस के सेंटर्स बनेंगे, जहां पर खुदाई के वक्त मिले उन एंशिएंट एस्टेक सिविलाइजेशन के प्राचीन अवशेषों को रखा जाएगा। सो किसी मैक्सिकन के कोई सेंटिमेंट्स भी हर्ट नहीं होंगे। ये उल्टा मैक्सिको का नंबर 1 हिस्टोरिक और कल्चरल सेंटर बन सकता है। एस्तेबान के हिसाब से अगर ये प्रोजेक्ट एक सक्सेस होता है तो हम लिटरली एक अंडरग्राउंड नेटवर्क ऑफ बिल्डिंग्स बनाकर एक पूरी अंडरग्राउंड सिटी ही पैरेलली खड़ी कर सकते हैं, नीचे के डिमेंशन को स्मार्टली यूज करके। नाउ जस्ट थिंक अबाउट इट, सिटीज में ट्रैफिक एक मेजर प्रॉब्लम होता है। जहां पर मैं रहता हूं मुंबई सिटी में, यहां पर तो शाम को सिर्फ 5 किलोमीटर ड्राइव करने में ही 45 मिनट लग जाते हैं, बट एस्तेबान के इस कॉन्सेप्ट से सिटीज के सारे मेजर हब्स बस सिर्फ कुछ मिनटों में ही कनेक्ट हो जाएंगे। ये एक परफेक्ट सोल्यूशन तो जरूर नजर आता है ग्लोबल हाउसिंग क्राइसिस के लिए भी, जो सिटीज के एक्सपेंशन के लिए एक नया डिमेंशन ही खोल देंगे, और 200 सालों तक पॉपुलेशन की कोई टेंशन नहीं और सिटीज सुपर फास्ट भी दौड़ेंगे। मगर देयर इज अ प्रॉब्लम, इस टाइप के प्रोजेक्ट को किसी भी बिल्डर ने आज तक कभी बनाया ही नहीं है। क्या इस लेवल के मेगा स्ट्रक्चर को बनाने की टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और आर्किटेक्ट कैपेबिलिटीज हमारे पास है भी क्या? क्या जमीन से 300 मीटर अंडरग्राउंड एक पूरा का पूरा अंडरग्राउंड कॉम्प्लेक्स बनाया भी जा सकता है क्या? वेल, चलो आपको कुछ ऐसा दिखाता हूं जिसे देखकर आपको यकीन ही नहीं होगा। 1963 में टर्की के कैपाडोचिया रीजन में एक बहुत ही प्राचीन सभ्यता का मेगा स्ट्रक्चर डिस्कवर हुआ। मानो जैसे एक पूरी की पूरी अंडरग्राउंड दुनिया ही सामने आई, जो 18 फ्लोर्स जितनी गहरी थी। मगर सबसे अमेजिंग चीज ये थी कि ये कोई एक बिल्डिंग नहीं, इवन एक सिटी भी नहीं, बल्कि 200 कनेक्टेड सिटीज का एक मेगा स्ट्रक्चर था, जिसके अंदर रेसिडेंशियल क्वार्टर्स, कम्युनिटी हॉल्स, रिलीजियस स्पेसेस, घोड़ों के अस्तबल तक सब कुछ थे। इन सारे अंडरग्राउंड सिटीज में से सबसे बड़ा शहर है देरिनकुयू, जो 18 फ्लोर्स जितनी गहराई तक अंडरग्राउंड जाता है, और यहां एक साथ 20,000 लोग आराम से रह सकते हैं। जैसे आज के मॉडर्न बिल्डिंग्स में एयर कंडीशनिंग सिस्टम्स होते हैं ना, यहां पर वेंटिलेटर शाफ्ट्स बनाए गए थे प्लानिंग से, ऊपर से हवा के फ्लो को नीचे तक पहुंचाने के लिए, जो अंडरग्राउंड टेम्परेचर्स को आसानी से 16 से 18 डिग्री तक स्टेबल रखते थे। जस्ट इमेजिन द लेवल ऑफ आर्किटेक्चर, वो भी आज से 3200 साल पहले। अब मुझे भी पर्सनली इसके बारे में सुनकर बिलीव नहीं हो रहा था, और इसीलिए मैंने कई ट्रैवलर्स के वीडियोस को देखा जो खुद वहां पर जाकर आए। And just look at these videos. How did they do this? Just goes on and on and on. How did they do Crazy. Welcome to the missionary school. Maybe there was a table here and they continued their studies on that table. Here they used to give lectures. पता नहीं कहाँ तक जाती है ये सीढ़ियाँ. It's amazing. It's amazing. So जो आइडियाज हमें आज आ रहे हैं, कुछ प्राचीन सभ्यताएं थी जो ये ऑलरेडी करके बैठी है, हमसे कई गुना ज्यादा पिछड़ी टेक्नोलॉजी के साथ भी। इन्हें इस अंडरग्राउंड नेटवर्क की जरूरत थी दूसरे राज्यों से अपने शहर और अपने लोगों की हिफाजत करने के लिए। अब इतिहास में इतना पीछे भी क्यों जाना, आज की बात ही करते हैं ना। देखो, फिनलैंड एक गजब देश है,
यार 8 सालों तक लगातार इस देश ने दुनिया की हैप्पीएस्ट कंट्री होने का टाइटल जीता है, जो कि मेरे हिसाब से सबसे हाईएस्ट अचीवमेंट का टाइटल है। जीडीपी ये सब तो बस ओवर कैपिटलिज्म के बहाने हैं, असली गोल तो सभी का हैप्पीनेस है। बट किसे पता था फिनलैंड के लोगों की खुशी के पीछे की एक वजह एक पूरा 293 किलोमीटर्स फैला अंडरग्राउंड शहर का नेटवर्क है। यस, फिनलैंड के कैपिटल हेलसिंकी की सतह के एग्जैक्ट नीचे एक पूरी अंडरग्राउंड दुनिया बसती है, जो 15 फ्लोर्स इतनी गहराई तक जाती है। और यहां पर सब कुछ है, रोडवेज, रेलवेज, इमरजेंसी रेसिडेंसीज, यहां तक कि प्लेइंग ग्राउंड्स, स्पोर्ट्स फैसिलिटीज और स्विमिंग पूल्स तक, इवन आइस हॉकी भी। जरूरत पड़ने पर पूरे शहर की आबादी से 1.5 गुना ज्यादा लोग यहां पर बड़े आराम से रह सकते हैं, कई महीनों तक के लिए भी। अब वैसे तो इस नेटवर्क को बनाने की शुरुआत 1960s में हुई थी, कोल्ड वॉर के टाइम पे, जब सोवियत यूनियन के न्यूक्लियर और केमिकल वेपन के थ्रेट्स से सिटीजन्स को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाया गया था। बट जैसे ही फिनलैंड गवर्नमेंट को इनके एडवांटेजेस का पता चला, 2007 में गवर्नमेंट ने इन्हें अब तक का बेस्ट डिसीजन कहकर अपने अंडरग्राउंड एसेट्स को और स्केल करने का ऑर्डर दे दिया। आज फिनलैंड मल्टी लेयर्ड अंडरग्राउंड सिस्टम्स बना रहा है और दुनिया के लिए एक इंस्पिरेशन सेट कर रहा है। जहां पर दुनिया के सभी शहर ओवर क्राउडिंग के बोझ तले दब रहे हैं, फिनलैंड ने अपने कैपिटल सिटी के सिटी सेंटर के नीचे ही एक अंडरग्राउंड रोड नेटवर्क क्रिएट कर लिया है, जो डायरेक्टली कॉर्पोरेट ऑफिसेज, होटल्स, रेस्टोरेंट्स और इवन सुपरमार्केट्स तक एंड टू एंड कनेक्ट होते हैं। यानी कि आधा शहर अंडरग्राउंड दौड़ रहा है और रेगुलर क्राउड और टूरिस्ट आराम से ऊपर खुले रोड्स में ट्रैवल कर सकते हैं। फिनलैंड आज अपने सारे जगह घेरने वाले मगर इंपॉर्टेंट इंफ्रास्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप अंडरग्राउंड पुश कर रहा है, उन्हें डाल रहा है, ठिकाने लगा रहा है। जैसे देखना, पूरे डिस्ट्रिक्ट का हीटिंग और कूलिंग सिस्टम को ही अंडरग्राउंड डाल दिया, इवन डेटा सेंटर्स तक को अंडरग्राउंड पुश किया जा रहा है। वेस्ट ब्यूरियल साइट्स हो गए, वाटर सप्लाई टनल्स, एटसेट्रा एटसेट्रा। अब गाइस, पता है इस वीडियो को बनाने का मेरा मेन मकसद सिर्फ आपको अर्थ स्क्रैपर्स के बारे में बताना नहीं था, बट आपको ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नजरिया देना था, डेयरिंग टू थिंक डिफरेंटली का। ये नहीं कि ये देखना कि दुनिया क्या कर रही है और मैं भी उसे फॉलो करूं, बल्कि ये देखना कि मेरे पास क्या एडवांटेज है और उस एडवांटेज को यूज करके मैं क्या क्रिएटिव और यूनिक कर सकता हूं। यहीं से इनोवेशन की नींव निकलती है। जैसे फिनलैंड ने समय रहते ये समझ लिया था कि उनके अंडरग्राउंड हार्ड रॉक्स उनका सबसे बड़ा एसेट है, जो एसेट आप देखोगे मेक्सिको के पास नहीं है। इस एसेट को उन्होंने फिर एक नए अंडरग्राउंड डायमेंशन को ही खोलने में लगा दिया, जिसने रशिया से सेफ्टी तो प्रोवाइड की ही, बट साथ ही में उनके सिटीज को भी फास्ट एंड फ्री बनाकर दुनिया के लिए एक मिसाल सेट कर दिया। अब मैंने भी पर्सनली अपनी लाइफ में भी कुछ ऐसा ही किया था। अपने ऑब्सेसिवली क्यूरियस नेचर और साइंटिफिक माइंडसेट को मेरे साइंस यूट्यूब करियर में ट्रांसफॉर्म किया। मेरा ये नेचर स्कूल्स और कई टाइप के जॉब्स के लिए एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज था, बिकॉज ऑफ माई ओवर थिंकिंग। मुझे पास्ट में लिटरली ऐसा लगता था कि शायद मैं इस दुनिया में नॉर्मली फिट ही नहीं हो पाऊंगा, नॉर्मली काम ही नहीं कर पाऊंगा। बट यूट्यूब वीडियोस के लिए मेरा यही ऑब्सेस्ड नेचर एक बहुत बड़ा एडवांटेज साबित हुआ। और इसीलिए 50+ टीम मेंबर्स की कंपनी स्केल करने के बाद भी, पिछले 3 सालों तक ऑटो पायलट में वीडियोस पब्लिश करने के बाद भी, एंड में अब 4 महीने से मैं वापस लौट आया हूं खुद को अपने स्ट्रेंथ और हैप्पीनेस से अलाइन करने के लिए, आपकी लाइफ में अपने राइटिंग से थोड़ा कुछ वैल्यू ऐड करने के लिए। प्रकृति हमें हर डिसएडवांटेज के साथ एक यूनिक एडवांटेज फ्री देती है, बस दिमाग को खुला रखना है, हमारा काम है। अब मैक्सिकन अर्थ स्क्रैपर के डिटेल्स में जाने से पहले एक बार इसी कॉन्सेप्ट को जापान द मास्टर इनोवेटर से भी सीखते हैं। वंस अगेन, हमारा मकसद सिर्फ साइंटिफिक फैक्ट्स जानना नहीं है, बल्कि मोर इंपॉर्टेंटली एक साइंटिफिक माइंडसेट और पर्सपेक्टिव डेवलप करना है। सो जापान लिटरली कह सकते हैं पूरी दुनिया का वन ऑफ द मोस्ट अनलकीएस्ट देश है। अर्थक्वेक्स, फ्लड्स, टाइफून्स, सुनामीज, यू नेम इट, यहां पर सब कुछ रेगुलरली होते रहता है। बट इन्हीं एग्जैक्ट रीजंस की वजह से ही जापान आज टेक्नोलॉजी में कई डेवलप्ड देशों से भी डेकेड्स आगे चल रहा है। आपदा में अवसर, इस मैप को जरा देखना, ये जापान के कैपिटल टोक्यो में बहने वाली नदियों का मैप है। आप देख सकते हो कितना डेंस नेटवर्क है रिवर्स का। टोक्यो में आज 100+ रिवर्स और कैनाल्स है। फॉर कंपैरिजन, न्यूयॉर्क सिटी में 4 है, मुंबई में 5 है, तो दिल्ली में बस 1 है। प्लस सबसे बड़ा डिसएडवांटेज टोक्यो का ये 124 किलोमीटर का पूरा एरिया 0 मीटर जोन में आता है, यानी कि लिटरली समुद्री सतह से भी नीचे है। इन एरियाज में 14 लाख लोग रहते हैं और अगर कभी टाइफून आ गया या हैवी रेनफॉल हो गया
तो यहां पर बाढ़ आना पक्का है। इतिहास गवाह है, जापान का अरबों रुपयों का नुकसान हुआ है इन फ्लड डैमेजेस की वजह से। और फिर अंत में 1992 में इससे परेशान होकर टोक्यो ने सीधा प्रकृति से ही टक्कर लेने की ठानी। 13 साल के रिगरस अंडरग्राउंड डिगिंग और कंस्ट्रक्शन के बाद इन्होंने जमीन के 50 मीटर नीचे यानी 17 फ्लोर जितनी गहराई में एक बड़ा सा 6.3 किलोमीटर्स का अंडरग्राउंड कैनाल नेटवर्क ही बना दिया, जी-कैन्स। और तब से लेकर आज तक इसने टोक्यो में 80 से 90% फ्लड्स को ही रोक दिया है। ये अंडरग्राउंड सिस्टम एक मेगा स्ट्रक्चर है। ये 5 मेजर बैंक्स आप देख सकते हो। ये 5 रिस्पेक्टिव नदियों से एक्स्ट्रा पानी को अपने अंदर स्टोर कर लेते हैं और फिर ये सारा एक्स्ट्रा पानी एक 6.4 किलोमीटर बड़े से टनल से होकर एक 2 फुटबॉल फील्ड जितने बड़े और 8 फ्लोर जितने लंबे रिजर्वर में कलेक्ट हो जाता है। ये इतना बड़ा स्टोरेज टैंक या स्टोरेज रिजर्वर है कि एक मीडियम साइज लेक के जितना पानी स्टोर कर सकता है। और इस मैन मेड अंडरग्राउंड रिजर्वर को 500 टन के 59 बड़े बड़े पिलर्स पर खड़ा रखा हुआ है। इसे जूम करो गूगल मैप्स में जी-कैन्स पर और ये पिलर्स आप देख सकते हो। इन्हीं के ऊपर वो मैसिव रिजर्वर खड़ा हुआ है। अब सबसे इंटरेस्टिंग है इसका वर्किंग मैकेनिज्म। जैसे ही फ्लडिंग खत्म होती है और नजदीक की नदी ईडोगावा का पानी बैलेंस हो जाता है, 12,000 हॉर्स पावर के मैसिव पंप्स को यूज करके इस सारे पानी को ईडोगावा में बहा दिया जाता है, जहां से वो सीधे टोक्यो बे में मिल जाती है। अब टोक्यो के लिए ये स्ट्रक्चर इतना काम में आया कि 2040 तक जापान ने ऐसे अंडरग्राउंड कैनाल नेटवर्क्स को और बढ़ाने का गोल सेट कर लिया है। सो क्लियरली आज का मॉडर्न साइंस और इंजीनियरिंग एक्सट्रीम कंस्ट्रक्शंस को जरूर एग्जीक्यूट कर सकते हैं और जमीन के डिमेंशन को फंक्शनली यूज कर पाना सिटीज की सुपर पावर साबित हो रही है। सो फिर आखिर क्यों मेक्सिको के इस अर्थ स्क्रैपर कॉन्सेप्ट को पॉज पर रख दिया गया? क्यों इसे कंस्ट्रक्शन का अप्रूवल अभी तक नहीं मिल पाया? क्या अर्थ स्क्रैपर प्रोजेक्ट स्पेसिफिकली कुछ ऐसे यूनिक इंजीनियरिंग या टेक्निकल प्रॉब्लम्स को फेस करेगा जिसके सॉल्यूशंस आज हमारे पास नहीं है? जैसे फॉर एग्जांपल इतना मैसिव स्ट्रक्चर मेक्सिको जैसे अर्थक्वेक प्रोन देश में भूकंपों से कैसे बच पाएगा? At least 248 people have been left killed after a powerful earthquake of magnitude 7.1 hit central Mexico. We're experiencing very strong shaking. I think we need to get under the desk. चलो देखते हैं प्योरली फिजिक्स और इंजीनियरिंग वाइज इस मैसिव कंस्ट्रक्शन के कॉन्सेप्ट को कैसे अंजाम दिया जाएगा। सो देखो, डिजाइन बनाने वाली कंपनी ने ना ये क्लियरली कह दिया था कि हमें अर्थ स्क्रैपर को टॉप डाउन अप्रोच से बनाना होगा, विच इज यूनिक, यस, क्योंकि बाकी के स्काई स्क्रैपर्स को हम नीचे से ऊपर कंस्ट्रक्ट करते हैं और इसीलिए मोस्ट प्रोबेबली इसका कंस्ट्रक्शन भी कुछ ऐसा ही होगा। चलो क्रिएट करते हैं अर्थ स्क्रैपर का बेसिक प्रोटोटाइप, साथ में मिलकर आपको भी एक नया पर्सपेक्टिव मिलेगा। अच्छा, एक और एक चीज, कुछ लोग बोलेंगे कि मैं एक आर्किटेक्ट नहीं हूं तो मुझे इस फील्ड में नहीं बात करनी चाहिए। वेल, आई डोंट थिंक एक डिग्री सर्टिफिकेट को हमें हमारे जेन्युइन इंटरेस्ट और क्यूरियोसिटी को ऑथोराइज करने देना चाहिए। डिग्री सर्टिफिकेट के कॉन्सेप्ट को इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद ही फॉर्मलाइज किया गया, इंसानों की सोच पर लिटरली ताला लगाने के लिए। मगर हमारी क्यूरियोसिटी हमेशा से अमर रही है और आज तो आजादी का टिकट बन गई है। सोसाइटी के सिस्टम्स ने मुझे पर्सनली कॉमर्स में ढकेला था, लेकिन मेरे इंटरेस्ट ने मुझे साइंस की तरफ अट्रैक्ट कर ही लिया। बस सिर्फ मुझे लोगों की लिमिटिंग टैग लगाने वाली बातों को इग्नोर करना सीखना था। आपको भी सेम ही करना है अगर कोई आपसे ऐसी लिमिटिंग बातें करे तो। हाँ, हम परफेक्ट नहीं हैं, मगर हम गलतियों से सीखते हैं और यही तो असली स्कूल है, जिंदगी का स्कूल, जिसकी ही डिग्री अंत में रियल मायने रखती है। आई जस्ट मीन टू से, डोंट लेट सोसाइटी डिसाइड योर पोटेंशियल। मैं ये रियलाइज करता हूं आज कि अगर मैंने बहुत पहले ही सोसाइटी की सुन ली होती तो क्या आज गेट सेट फ्लाई साइंस चैनल होता। एनीवे, शुरू करते हैं हमारे कंस्ट्रक्शन से। स्टेप नंबर 1, कंस्ट्रक्शन की शुरुआत होगी इस बड़े से 240 बाय 240 मीटर्स के डिगिंग साइट के साथ। मगर यहां पर सीधे एक होल नहीं डिग कर दिया जाएगा। अगर करेंगे तो क्या होगा? 2 बड़े प्रॉब्लम्स। आसपास का लैंड अंदर के होल के एम्प्टी स्पेस को भरने की कोशिश करेगा, उस पर इनवर्ड प्रेशर अप्लाई करके। यस, ऐसा सिर्फ पानी के साथ नहीं होता है, लैंड के साथ भी होता है और इसे सॉइल मैकेनिक्स में लैटरल अर्थ प्रेशर कहते हैं। दुनिया के सबसे डीपेस्ट होल के काम को भी तो 15 किलोमीटर की गहराई में रोकना पड़ गया था इसी वजह से। इमेंस लैटरल प्रेशर की वजह से होल अनस्टेबल होकर अंदर केव इन या स्क्वीज हो चुका था एंड डेफिनेटली टेम्परेचर का इशू भी तो था ही। सेकेंडली, मेक्सिको सिटी की मिट्टी क्लेई सॉइल है जिसमें सोक्ड पानी है।
सो पानी भी तो अंदर के तरफ प्रेशर अप्लाई करेगा। मेक्सिको सिटी का ये एरिया लिटरली एक तालाब के ऊपर बना रिक्लेम्ड एरिया है जिसे लेक बेड कहते हैं। आज भी यहाँ की जमीन के नीचे अच्छा खासा सोक्ड पानी है, जिस वजह से यहाँ की मिट्टी मोस्टली ऐसी दिखती है। ये एक्चुअल मेक्सिको सिटी का लेकोस्ट्रीन क्ले है, काफी वेट और एक्सट्रीमली कंप्रेसिबल है, और इसीलिए हमें सबसे पहले ज़ोकालो स्क्वायर की जमीन पर हमारे अर्थ स्क्रैपर की सिर्फ बाउंड्री खोदनी होगी, और उन बाउंड्रीज या पेरीमीटर्स को सिक्योर करने के लिए ऐसे मोटे डायफ्राम वॉल्स बनाने होंगे। अब इन वॉल्स के लिए खड्डे हम हाइड्रोलिक एक्सकेवेटर्स और क्लैम्पशेल डिगर्स जैसे मशीनरीज का यूज करके खोदेंगे, जिन्हें इंक्लाइनोमीटर्स की मदद से अंदर की तरफ प्रिसाइसली एंगल किया जाएगा। फिर इनमें बेंटोनाइट स्लरी डाला जाएगा ताकि खड्डा ना भरे, जिसके बाद मेटल रॉड्स ऐड किए जाएंगे मेन स्ट्रक्चर कंस्ट्रक्ट करने के लिए, जिनमें फाइनली रीइंफोर्स्ड कंक्रीट पोर किया जाएगा स्ट्रॉन्ग डायफ्राम वॉल्स बनाने के लिए। जहां पर नॉर्मल कंस्ट्रक्शन में इन्हें बस सिर्फ कुछ 1-2 फीट थिक रखा जाता है, यहां पर इन्हें हमें एटलीस्ट 2 मीटर थिक बनाना होगा ताकि ये बाहरी प्रेशर को झेल सके, क्योंकि जैसे जैसे हम अंडरग्राउंड खोदते जाएंगे दोनों लैंड और वाटर का प्रेशर एक्सपोनेंशियली बढ़ेगा थाउजेंड्स ऑफ टन्स तक बिकॉज ऑफ द लैंड अबव, जिसे इफेक्टिवली कॉम्बैट नहीं किया जाए तो अर्थ स्क्रैपर सेफ्टी वाइज बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा। सो ऐसे दिखने वाले वॉल्स एक ट्रायंगुलर स्लोप क्रिएट करेंगे, जिससे मेन अर्थ स्क्रैपर के स्ट्रक्चर को भी हॉरिजॉन्टल सपोर्ट मिलेगा। नोट, हमने अब तक कोई खड्डा नहीं खोदा होगा, क्योंकि खड्डा खोद देंगे तो टॉप डाउन कंस्ट्रक्शन कैसे हो पाएगा। हमने अब तक सिर्फ इसके बाउंड्रीज को ही सिक्योर किया है ताकि हम आराम से अपने सेंटर पर काम कर सकें। अब स्टेप नंबर 2, अब हम सीधा सेंटर से 300 मीटर नीचे की तरफ कुछ वेट बेयरिंग पिलर्स, पाइल्स और कॉलम्स इंस्टॉल करेंगे। ये काम एक्सट्रीमली डिफिकल्ट जरूर होगा, मगर हमारे पास एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। देखो, ट्राइंगल शेप सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ज्योमेट्रिकल शेप है, बट स्टिल हमें और सॉलिड वर्टिकल सपोर्ट के लिए ऐसे 1 से 2 मीटर के थिक पिलर्स, जिन्हें पाइल्स कहते हैं, को इंस्टॉल करना होगा। लाइट वेल के बाउंड्री के नीचे ये 300 मीटर्स नीचे गड़ेंगे इनटू द बेडरॉक्स। सैकड़ों से 1000 तक हो सकते हैं इन नंबर्स, और ये हल्के से स्लैंटेड तरीके से गड़ेंगे ताकि कोन जैसा स्ट्रक्चर बन सके। ये पाइल्स हमें अर्थ स्क्रैपर के फ्लोर्स बनाने के लिए सॉलिड वर्टिकल सपोर्ट देंगे, और साथ में बीच में एम्प्टी स्पेस भी छोड़ेंगे लाइट वेल के लिए। अब स्टेप नंबर 3, जैसे ही हमारे सारे वर्टिकल कॉलम्स या पाइल्स इंस्टॉल होकर हमारा कोर स्केलेटन तैयार हो गया, अब हम आराम से अपने टॉप डाउन कंस्ट्रक्शन की शुरुआत कर सकते हैं। हम अब ऊपर से स्टेप बाय स्टेप हॉरिजॉन्टल बीम्स ऐड करने लगेंगे हॉरिजॉन्टल सपोर्ट के लिए। फिर इंपॉर्टेंट सॉलिड स्ट्रक्चर्स में हम रीइंफोर्स्ड कंक्रीट पोर कर देंगे बिल्डिंग के स्केलेटन को पक्का सॉलिडिफाई करके लॉक कर देने के लिए, और फिर एक एक करके फ्लोर प्लान लेआउट्स के हिसाब से रूम्स कंस्ट्रक्ट होना शुरू हो जाएंगे। हम बीच में एक बड़ा सा सर्कुलर एरिया छोड़ेंगे अपने लाइट वेल के लिए, और उसके अराउंड लेआउट के हिसाब से हम रूम्स वगैरह का कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर देंगे। और फाइनली स्टेप नंबर 4, जिसमें हम सब पब्लिक यूटिलिटी और सर्कुलेशन की चीजें इंस्टॉल करेंगे लेआउट के हिसाब से, जैसे स्टेयरकेसेस हो गए, हाई स्पीड एलिवेटर्स, फायर एग्जिट्स, आउटडोर लॉबीज, गार्डन्स एंड पार्क्स एक्सेट्रा। जिसके बाद सारा फ्लोरिंग, टाइलिंग और फिक्सचर्स इंस्टॉल करने का कॉस्मेटिक काम होगा। अब इस कंस्ट्रक्शन के दौरान होने वाले 4 यूनिक खतरों का क्या? भूकंप, अंडरग्राउंड फ्लडिंग, अंडरग्राउंड डार्कनेस और अंडरग्राउंड फायर सेफ्टी। वेल, जरा इस बिल्डिंग को एक बार देखना, कैसे भूकंप में ये लिटरली झूल रही है इधर उधर। वेल, अर्थ स्क्रैपर्स के साथ ये बहुत ही कम होगा, क्योंकि भूकंप के समय अर्थ स्क्रैपर खुद ही जमीन के साथ ही मूव करेगा, मिनिमाइजिंग रेजोनेंस। लंबे स्काई स्क्रैपर्स के आसपास एटमॉस्फेयर होता है, सो ग्राउंड के लैटरल डिस्प्लेसमेंट से क्रिएट होता रेजोनेंस एम्पलीफाई हो जाता है। सो ये एक फैक्ट है कि अर्थक्वेक प्रोन जोन्स में तो अर्थ स्क्रैपर्स उल्टा और ज्यादा एडवांटेजियस है, और बाकी के बचे शॉक्स के लिए अर्थ स्क्रैपर्स में भी वही मॉडर्न डैम्पिंग सिस्टम यूज किया जाएगा जो आज टोक्यो के मेजॉरिटी ऑफ दी स्काई स्क्रैपर्स में यूज होता है। बेसिकली इनके सारे कॉलम्स और बीम्स के जॉइंट्स में फ्लेक्सिबल और कंप्रेसिबल मटेरियल जैसे रबर या न्यूप्रीन ऐड किया जाता है, और स्ट्रक्चर में बीच बीच में गैप्स को जानबूझकर रखा जाता है पोरस मटेरियल जैसे फोम से भर के, जो कंप्रेशन को झेल सके। अब ये कोई नई टेक्नोलॉजी नहीं है, बहुत सारे सिटीज में कई सारी ऐसी बिल्डिंग्स बनी है, एंड दैट इज व्हाई वी नो इट विल वर्क परफेक्टली। अब अंडरग्राउंड लाइट के लिए तो लिटरली लाइट वेल के अराउंड ऐसे ऑप्टिकल फाइबर्स के बंडल्स रख सकते हैं जो बिल्डिंग के अलग अलग फ्लोर्स और प्लेसेस तक लाइट को ट्रांसमिट करेंगे, जो कोने कोने में फैलाया जाएगा डिफ्यूजर्स के साथ। सो बेसिकली अगर बाहर की दुनिया में उजाला हो तो अंदर की दुनिया में भी उजाला ही होगा, बिल्कुल बाहर जैसा ही एहसास।
अब अंडरग्राउंड फ्लडिंग की बात करें तो हमें उसके लिए सुपर पावरफुल पंप्स जरूर लगेंगे, जिन्हें नीचे के ग्राउंड वाटर को ऊपर कॉन्स्टेंटली पंप करते रहना पड़ेगा। बट जापान के केस में हमने देखा था वैसे मैसिव पंप्स तो हमने ऑलरेडी बना लिए हैं, और आज दूसरे भी कई सारे अंडरग्राउंड बंकर्स और बेसमेंट्स में भी स्ट्रॉन्ग और पावरफुल पंप्स यूज किए जाते हैं। और फाइनली अगर बात करें फायर सेफ्टी की तो उसके तो कई सॉल्यूशंस हैं। फ्लोर डिजाइन, फायर प्रूफ कंस्ट्रक्शन मटेरियल, इमरजेंसी एलिवेटर्स, अंडरग्राउंड रिजर्वर्स जो बेसिकली हमारा ग्राउंड वाटर ही फिल कर देगा, एंडलेस सॉल्यूशंस है। सो इन प्रिंसिपल इस पूरे कंस्ट्रक्शन में एग्जैक्टली ऐसी क्या चीज है जो हमारे लिए इम्पॉसिबल है? 300 मीटर की खुदाई क्या है यार, हमने तो कई किलोमीटर्स तक गड्ढे दुनिया भर में खोद रखे हुए हैं, कितने जगहों में सुरंगें बनाई है, बंकर्स बनाए हैं एटसेट्रा। और दूसरे कंट्रीज के मैसिव मेगा स्ट्रक्चर्स को तो हमने पहले भी देख लिया। सो द क्वेश्चन स्टिल रिमेन्स कि फिर 2011 से ही हमने इस अर्थ स्क्रैपर के प्रोजेक्ट को क्यों होल्ड पर रख दिया? एंड द आंसर इज बदलाव। अर्थ स्क्रैपर का आइडिया आज भी अहेड ऑफ टाइम है। न्यू और रेवोल्यूशनरी आइडियाज को हमेशा बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस और रिस्क का सामना करना पड़ता है, बट यहां पर मेजर रीजन यह है कि ये रिस्क कोई लेना ही नहीं चाहता है। गवर्नमेंट रिस्क नहीं लेना चाहती क्योंकि नंबर 1, क्या अगर लोगों ने एक हिस्टोरिकल प्लेस के ऊपर अर्थ स्क्रैपर के डिसीजन को एक्सेप्ट ही नहीं किया और ये एक पॉलिटिकल इशू बन गया तो? क्योंकि ये मैक्सिकन्स के लिए एक सेंटिमेंटल मुद्दा है। नंबर 2, क्या अगर सालों के एक्सकेवेशन के दौरान ज़ोकालो स्क्वायर के नीचे के प्राइसलेस हिस्टोरिकल एंटीक्स डैमेज हो गए तो? नंबर 3, क्या अगर ये प्रोजेक्ट 10 सालों से भी ज्यादा चलता रहा तो? क्योंकि ऐसे प्रोजेक्ट्स पहले कभी भी नहीं बने, तो शहर के बीचों बीच एक बड़ा सा बॉटलनेक सालों तक शहर को स्लो कर देगा। और नंबर 4, क्या अगर ये नया कॉन्सेप्ट अंत में बस सिर्फ एक फेलियर साबित हो तो? अच्छा, कोई फाइनेंसिंग कंपनी भी इसे फाइनेंस नहीं करना चाहती क्योंकि इन्हें भी सेफ खेलना है। ये कुछ रीजंस है। नंबर 1, क्या अगर $800 मिलियन की प्रपोज्ड कॉस्टिंग बिलियंस ऑफ डॉलर्स क्रॉस कर जाए तो जो अच्छा चांस है 100% करेगी, जिसे रिकूप करने के लिए इन्हें मजबूरन फ्लैट्स को प्रीमियम प्राइस में बेचना पड़ेगा। बट क्या अगर इस प्रोजेक्ट के लिए कोई कस्टमर प्रीमियम देने को ही तैयार नहीं है तो? क्योंकि अंडरग्राउंड रहने का कॉन्सेप्ट तो टेस्टेड ही नहीं है। क्या लोग वाकई में अंडरग्राउंड रहना पसंद भी करेंगे वर्सेस स्काई स्क्रैपर की ऊपरी मंजिलों में जहां से ब्यूटीफुल व्यूज मिलते हैं? नंबर 2, अगर रेगुलेटरी हर्डल्स की वजह से ये प्रोजेक्ट बीच में ही अटक गया तो, या सीवियरली स्लो हो गया तो? क्योंकि ऐसी बिल्डिंग कभी बनी नहीं है, तो सारे सेफ्टी रूल्स जैसे फायर सेफ्टी, वाटर सेफ्टी, रेडॉन जैसे अंडरग्राउंड गैसेस की सेफ्टी, ऐसे सैकड़ों रेगुलेशंस को हमें लिटरली रीराइट करना पड़ेगा, नया बनाना होगा। हमें इंजीनियरिंग के गोल्डन प्रोटोकॉल को री इन्वेंट करना होगा, फिर सेफ्टी ऑडिट्स, चेक्स और सालों तक काम पॉज। क्या अगर ब्यूरोक्रेसी की स्लो स्पीड ही इस प्रोजेक्ट को इकोनॉमिकली खा जाए तो? सो गाइज, ये पूरा सिचुएशन सिर्फ एक ही चीज को हाईलाइट करता है कि एक नए आइडिया को एग्जीक्यूट करने के लिए कितना रेजिस्टेंस झेलना पड़ता है, जो मोस्ट ऑफ द टाइम्स फिजिकल नहीं बल्कि साइकोलॉजिकल होता है। बनाने वाले तक खुद उसके एग्जैक्ट पोटेंशियल से कन्विंस नहीं रहते, और पब्लिक और मीडिया तो खैर छोड़ ही दो। टेलीफोन टेक्नोलॉजी के फर्स्ट इंप्रेशन में कम्युनिकेशन जायंट वेस्टर्न यूनियन ने क्या कहा था कि ये डिवाइस हमारे लिए कोई वैल्यू का नहीं, इसमें बहुत सारे लिमिटेशंस है। पर्सनल कंप्यूटर्स के वक्त एक डिजिटल इक्विपमेंट कॉर्पोरेशन, एक कंप्यूटर कंपनी के ही प्रेसिडेंट ने कहा था, देयर इज नो रीजन एनीवन वुड वांट अ कंप्यूटर इन देयर होम। डिजिटल फोटोग्राफी टेक्नोलॉजी को रेजिस्ट करना, फोटोग्राफी फिल्म्स के जमाने में कोडैक का पूरा मार्केट शेयर ही खा गया, और इंटरनेट टेक्नोलॉजी में नहीं बिलीव करना, ब्लॉकबस्टर और वॉलमार्ट का मार्केट शेयर खा गया। एयरप्लेन्स और स्काई स्क्रैपर्स को भी लोगों ने बस क्यूट ड्रीमी आइडियाज ही सोचा था, बट हियर वी आर टुडे। कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता कि टेक्नोलॉजी की क्या असल पावर है, पर यहां पर तो फिनलैंड, जापान और सिंगापुर जैसे देशों ने आज ऑलरेडी प्रेसिडेंट सेट भी कर लिया है, और दूसरे देशों के लिए अब बस जरूरत है एक बहुत ही अर्जेंट मजबूरी की, जो करवा देगी इनसे सारी मजदूरी। गौरव ठाकुर साइनिंग ऑफ ऑन दैट नोट। स्टे क्यूरियस, स्टे ह्यूमन। जय हिंद।